सब वेस्टर्न हरियाणा का, जहाँ पे सिख आबादी है, उसको हिंदुस्तान से अलहदा करके एक अलग मुल्क बनाया जाए, खालिस्तान। खालिस्तान के लोगों का बेसिकली क्लेम ये है कि हिंदुस्तान में उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उन उसके ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस ने जो उनके वहाँ पे डीजीपी थे, जैसे पाकिस्तान में आईजी पुलिस होता है, तो वहाँ पे जो सूबे को स्टेट कहते हैं, स्टेट का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है उसको डीजीपी कहते हैं। डीजीपी पुलिस था केपीएस गिल। केपीएस गिल की कमांड में सिखों को बहुत बुरे तरीके से परसिक्यूट किया गया, सब्जुगेट किया गया और उन पर बहुत जुल्म किया गया। इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर अभी कुछ लोग हैं, ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी के अंदर, जो चाहते हैं कि सिख हिंदुस्तान से अलग हों और एक अलग मुल्क बनाएं। अब एक किताब है जेसन स्टैनले की, जिसमें जिसमें बताया गया है कि जो मुल्क फाशिस्ट होता है उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सोसाइटी के और उस मुल्क के कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो मुल्क फाशिस्ट है या नहीं। उन्हीं सिंबल्स से हम ये देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान एक फ़ासिस्ट मुल्क है, क्या वहाँ पे माइनॉरिटीज़ या अक़लीतें महफूज हैं या नहीं। इससे पहले मैं थोड़ा सा हिंदुस्तान का अगर इंट्रोडक्शन दूँ, तो हिंदुस्तान के अंदर ये जो मसला है ना फ़ासिज़्म का या अक़लीतों का, ये काफ़ी पुराना है। ये 15 अगस्त 1947 में के वक़्त से शुरू है। उस वक़्त के अगर आप एक किताब है, वहाँ उनके इंडिया के ही एक फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और ये मुसलमान फ़ॉरेन मिनिस्टर फ़ॉर स्टेट है। जैसे आजकल हमारी फ़ॉरेन मिनिस्टर फ़ॉर स्टेट हिना रबानी खर हैं, इस तरह उनके एक फ़ॉरेन मिनिस्टर फ़ॉर स्टेट थे मुबशर जावेद अकबर या एमजे अकबर। उनकी किताब है राइट्स आफ्टर राइट्स। राइट्स आफ्टर राइट्स में उन्होंने पूरा एक तफसील से लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर जो दंगे हैं या राइट्स हैं, या एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती है, उसकी कहीं दास्तानें हैं। और ये एक जैसे कि कल्चर का हिस्सा है वहाँ पे। उसके अलावा एक और किताब है द सरकारी मुसलमान। ये सरकारी मुसलमान बेसिकली एक किताब एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने लिखी है, जो गुजरात के वक्त जब गुजरात में रॉयट्स हुए थे, तो इंडियन आर्मी का एक डिवीज़न इन्होंने डिप्लॉय किया था उन रॉयट्स को कंट्रोल करने के लिए। उस डिवीज़न के जीओसी थे। ये इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। और ये जो वेटरन एक्टर हैं बॉलीवुड के, नसीरुद्दीन शाह, ये उनके बड़े भाई भी हैं। नसीरुद्दीन शाह का भी 1 साल पहले एक इंटरव्यू आया था करण थापड़ को, जिसमें उन्होंने एक इशारा किया था कि हिंदुस्तान शायद मुसलमानों के लिए अब महफूज नहीं रहा। तो इस सारी सिनेरियो में अगर हम देखें, तो हमें लगता है कि शायद हिंदुस्तान एक फासिस्ट सोसाइटी है। इसके अलावा अगर आप सिंबल्स देखें, तो जैसे कोरोना के वक्त एक जमात इस्लामी पे या जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि कोरोना इनकी वजह से फैला है। तो हम आज जेसन स्टैनले की किताब के मुताबिक देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान वाकई एक फासिस्ट मुल्क है या नहीं। जेसन स्टैनले लिखते हैं कि जो फासिस्ट मुल्क होता है, वहाँ पे एक पॉलिटिक्स में या किसी भी तरीके से एक मिथिकल पास्ट या एक मिजाजी किस्म का जो आपका माजी होता है, और ऐसा माजी के आप कहें कि जी हमारा माजी बहुत अच्छा था, हम बहुत अच्छे रह रहे थे, और कोई अचानक से बाहर से एक आदमी आया और उसने हमारे साथ कुछ ज़्यादती कर दी और हम लोग की सिविलाइजेशन पूरी कोलैप्स हो गई। इसमें अगर आप देखें, आर्य समाज, बजरंग दल, आरएसएस, राष्ट्रीय शिव सेना, या इवन उनकी जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होती हैं या उनकी जो डिबेट्स होती हैं, उसमें भी आप देखें तो वो अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान तो एक बहुत अजीम धरती थी, 5000 या शायद उससे भी साल पुरानी या उससे भी शायद पुरानी एक सिविलाइजेशन है। क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो अभी तक हिस्ट्री डिस्कवर हुई है, वो तो 5000 साल पुरानी है, शायद उससे भी पुराना हमारा कुछ हिसाब किताब हो। तो हम तो एक बड़े अच्छी कौम थे, हमारे ऊपर फ़ॉरेन इन्वेजन्स आई, जैसे पोरस की इन्वेजन आई। उसके अलावा 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम की इन्वेजन है। उसके बाद 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी से सेंट्रल एशियंस और अफ़गानों की इन्वेजन्स आई। और उसके बाद फिर मुग़ल आए, और इनकी वजह से हमारा तो पूरा जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो तो तबाह हो के रह गया। और इसमें वो ज़्यादा ब्लेम करते हैं मुसलमानों को। उसके अलावा कहते हैं हम देखें, हमारी तो ज़मीन बहुत, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी-बड़ी एम्पायर्स थी, जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य की मौर्यन एम्पायर, जो कि बहुत बड़ी एम्पायर थी। इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट शायद मौर्यन एम्पायर के खौफ से ही आगे नहीं बढ़ा था।
कुछ लोग ये बात भी करते हैं। और उसके अलावा वो कहते अशोका की मिसाल देते हैं कि अशोका इतना बड़ा बादशाह था, किंग था, जिसकी एम्पायर काबुल से लेके मलेशिया थी। फिर वो चूला डायनेस्टी की मिसाल देते हैं कि चूला डायनेस्टी ने कंबोडिया इन्वेड किया था। ये एक हिस्टोरिकल मिथ्स हैं या रियलिटी है, या एक ये हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी है। इसके ऊपर तो एक रिसर्च भी की जा सकती है, डिबेट भी की जा सकती है। लेकिन ये फैक्ट ज़रूर है कि ये चंद्रगुप्ता मौर्य और अशोका की एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी, और चूला डायनेस्टी भी एक टाइम पे बहुत बड़ी एम्पायर थी। इसके बाद जो जेसन स्टैनले दूसरी चीज़ लिखते हैं कि वो कहते हैं कि इस तरह की सोसाइटीज़ में जो सोसाइटी फासिस्ट होती है, क्योंकि देखें फासिज़म एक नज़रिया है ना, वो आपने लोगों के दिमाग में डालना है। तो उसके लिए लोगों की पहले जो सोचने समझने की काबिलियत है उसको सुन करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एंटी इंटेलेक्चुअल कल्चर प्रमोट किया जाता है। उसमें अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो हमें कुछ मिसालें मिल जाती हैं ऐसी कि एनडीटीवी हिंदुस्तान का एक टेलीविज़न था, उसको बैन किया गया। उसके अलावा वहाँ पे कुछ लोग जो कि जिनको दुनिया सेन वॉइसेस कंसिडर करते हैं, सेन वॉइसेस यानी कि सोच समझ रखने वाली आवाज़ें, जिसमें अरुंधति रॉय का नाम है, जनरल पनाग जो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड एक जनरल सिख ऑफिसर है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, उनको भी काफ़ी ट्रोल किया गया था जब उन्होंने एक इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था कश्मीर में, जब एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने अपनी जीप के आगे एक कश्मीरी को बांधा था और जीप चला दी थी। तो उस इंसिडेंट को जनरल पनाग ने क्रिटिसाइज़ किया था और उस पर एक ट्वीट की थी, जिसके बाद जनरल पनाग की ज़ात को लोगों ने टारगेट किया था। इसके अलावा बरखा दत्त हालांकि इंडिया की एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जो कि ख़ुद एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की बेटी भी है और इंडिया की वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है। और ये इंडिया की शायद पहली फीमेल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कारगिल में गई और कारगिल में इंडियन आर्मी के ट्रुप्स के साथ फ्रंट पे रिपोर्ट की, बल्कि एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है मेजर जनरल यश मौर्य। अकॉर्डिंग टू जनरल यश मौर्य, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसके ऊपर ये एक मूवी भी है शेरशाह, जो कि शेरशाह जिसको जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया है। इस इसी कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र, जो पाकिस्तान के निशान हैदर के बराबर है, या इंग्लैंड के विक्टोरिया क्रॉस, या यूएस के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर है, वो बरखा दत्त की वजह से मिला था। अब इसमें कितनी हकीकत है ये जनरल मौर्य को पता होगा या इंडिया को पता होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बरखा दत्त इंडिया की लाइन टो करती थी। और प्रॉब्लम ये थी कि बरखा दत्त नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करती थी, उनकी पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन करती थी, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म का मीडिया के अंदर ग्रुप है जिसने उनको एंटी नेशनल टैग किया। बल्कि इस तरह के लोगों को आपने अक्सर देखोगे इंडियन टेलीविज़न पे इस तरह के इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, लुटियंस वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये तो हो गई एंटी इंटेलेक्चुअल कल्चर। उसके इसी के अंदर एक और चीज़ आती है कि जब सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, तो जब इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लोगों ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उनके ऊपर पुलिस ने टीयर गैसिंग की और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। इवन यहाँ तक कि ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये उनकी जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उससे जो उनकी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो पास आउट होते हैं, उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की होती है। और ये जो अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, डॉक्टर जयशंकर ख़ुद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। इसके बाद जेसन स्टैनले लिखते हैं कि इस तरह की सोसाइटीज़ में एक विक्टिमहुड, यानी कि एक अपने आप को बेचारापन दिखाने कि हम बहुत बेचारे हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इस तरह का एक नैरेटिव प्रमोट किया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर लोगों ने, जैसे मैंने पहले बताया कि एक हिस्ट्री का दिया जाता है हवाला कि हमारे ऊपर इन्वेजन्स आई, हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ आई, तो उसमें बताते हैं कि जी हम लोग तो बहुत अजीम लोग थे, हमने ही ज़ीरो दुनिया को इंट्रोड्यूस करके दिया, हमने
हमने हमारे जो अंतरशास्त्र हैं, इवन हमारी जो कामा सूत्रा है, ये इस तरह के इस हद तक हमारे हमारे पास तो इल्म का बहुत बड़ा अंबार था, और ये फॉरेन इन्वेडर्स आए, पता नहीं कहाँ से आए हमारे, और हमें लूट के चले गए और हमारा सब कुछ बर्बाद कर गए। इसके बाद जेसन स्टैनले लिखते हैं कि जो फासिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं वो हायरार्किकल होती हैं, उनमें एक हायरार्की होती है, मतलब कास्ट बेस होती है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में कास्ट बेस सोसाइटीज़ वाकई एग्जिस्ट करती हैं। उसकी अगर कुछ मिसालें मैं आपको दूं तो ये कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होती हैं। मसलन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जैसे पाकिस्तान के अंदर या बाकी मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान में डोमिसाइल्स के ऊपर गवर्नमेंट की नौकरी में रिजर्वेशन होती है, इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होती है। इसकी एक और मिसाल है कि इंडियन आर्मी में आज भी नेटिव यूनिट्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि मसलन एक रेजिमेंट है राजपूताना राइफल्स या जाट रेजिमेंट, तो उसके जो ट्रूप्स हैं वो जाट होंगे या राजपूत होंगे, कोई उसमें अय्यर सिपाही नहीं भर्ती हो सकता। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हिरार्किकल सोसाइटी की मिसाल दी जाए तो उनका एक सूबा है हरियाणा, जो पंजाब के ईस्ट में है, जो उनका पंजाब है उसके ईस्ट में है, और दिल्ली के वेस्ट में है, जिसका कैपिटल हिसार है। वहाँ पे हमेशा एक डिबेट रहती है, और बल्कि पॉलिटिक्स होती है जाट वर्सेस नॉन जाट पे। ठीक है। उसके अलावा हिंदू मज़हब के अंदर क्या हिरार्की मौजूद है या नहीं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और इस सब चीज़ों की वजह से अगर हम जेसन स्टैनले को माने तो शायद हिंदुस्तान में फासिज्म एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जेसन स्टैनले लिखते हैं कि जो सोसाइटी इस तरह की होती है उसमें पोलराइज्ड ओपिनियन होता है। पोलराइज्ड ओपिनियन यानी कि एक, जैसे इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट समझ जाएंगे, जैसे एक चार्ज या एटम पोलराइज हो जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर चार्ज पकड़ लेता है, और वो इसी तरह एक पोलराइज ओपिनियन ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन पकड़ लेते हैं और उसको मानते हैं कि यार यही ओपिनियन ठीक है और बाकी सब गलत है, और ये एक ही सोसाइटी ठीक है या एक यही लोग गलत है। इसकी मिसाल इस तरह है कि उनके मीडिया के अंदर अभी जैसे एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, एक वेब सीरीज़ है, सो माफ़ कीजिएगा मूवी नहीं है, Z5 की। उसमें बताया गया कि कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर में हिंदू कम्युनिटी आबाद थी, उनको 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के मुसलमानों ने रलिब जलिब गलिब का नारा लगा के कश्मीर से निकाला। अच्छा, ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले, उन्होंने माइग्रेट किया और वो जम्मू आए और कुछ हिंदुस्तान के बाकी सेटल्ड इलाकों में चले गए। लेकिन क्या ये एक दिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी मुसलमानों को अचानक से ख्याल आया कि आज हमने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकालना है? क्या इससे पीछे कोई कुछ नहीं हुआ कि वो इस नहज को पहुँच गए कि जिन लोगों के साथ वो सदियों से रह रहे थे, और 1947 के वक्त भी उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन 19 जनवरी 1990 को वो उन्हीं के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसका कोई सलूशन नहीं है? क्या इसकी क्या वजह है? इसके ऊपर जाने के बजाय उन्होंने Z5 की अगर आप वो वेब सीरीज़ देखें तो ऐसे लगता है कि मुसलमान शायद हिंदुओं के खून के प्यासे थे, और उन्होंने अपनी वो प्यास 19 जनवरी 1990 को बुझाई, और ये अचानक से उनको प्यास लग गई। उससे पहले उनको प्यास नहीं लगी थी, और उससे पहले उनको शायद वो सेटिस्फाइड थे, और उनको पता नहीं 300-400 साल पुराना जो हिंदुओं का उन्होंने खून बहाया था उसी से बड़े खुश थे, और ये सब हो गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे जेसन स्टैनले एक और इसका लिखते हैं कि एक और इस तरह की सोसाइटी में मसला होता है कि कानून का खौफ, मतलब किसी किस्म के कानून जो एक एग्जिस्ट करता है उसका खौफ होता है, पैरानोया होता है। इसको कहते जेसन स्टैनले ने इस तरह लिखा है, पैरानोया ऑफ लॉ। अब पैरानोया ऑफ लॉ इसमें कैसे आता है ये समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जो ख़ुद एक दलित थे, बाद में कन्वर्ट होकर बुद्धिस्ट बने, एंड डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदुस्तान का ड्राफ्ट किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदुस्तान के हर मज़हब के, हर इलाके के लोगों के पर्सनल लॉ मुख्तलिफ थे। पर्सनल लॉ ये होते हैं शादी ब्याह वगैरह के मामलात, या जो आपकी ज़ात के मामलात होते हैं।
इसमें अब मसला ये हुआ कि ट्रिपल तलाक़ का मसला उठ गया कि हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जो, इनके इनको जो ट्रिपल तलाक़ का हक़ है ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मुसलमानों के जो ये जो ट्रिपल तलाक़ है इसको वैलिडेट नहीं हम करते। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की इस पे टीवी डिबेट्स हुई, इसके ऊपर एक पार्लियामेंट के अंदर भी इस पे सेशंस हुए, बहुत कुछ हुआ। इसके अगेंस्ट एक बातचीत की गई। सेकेंडली इस पे एक और चीज़ कि मुसलमानों इसके अलावा एक और चीज़ ये हुई गई कि मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ चीज़ें जो कि मुसलमानों को लगता था कि ये उनको कुछ चीज़ें शायद प्रोटेक्ट करती थी, कुछ लॉज़ ऐसे उनको हटाया गया। जैसे वंदे मातरम पे अब दिल्ली वंदे मातरम की पहले एक उसके ऊपर उनका था कि वंदे मातरम मुसलमान ना पढ़ें, क्योंकि एक्चुअली तो हिंदुस्तान का जो कौमी तराना है वो जन गण मन है। वंदे मातरम बेसिकली हिंदुस्तान का एक एपिक सॉन्ग है, एक गाना है जो कि 1882 में आनंद पाल एक नावल में लिखा गया था, और इस गाने के अंदर हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीफ़ की गई, लेकिन उसके बाद जो हिंदुओं की एक देवी हैं माँ दुर्गा, उनका भी इसमें ज़िक्र किया गया। अब मुसलमान चूँकि इस चीज़ से थोड़ा सा नाखुश थे क्योंकि मुसलमान तौहीद परस्त है, तो इस चीज़ को कहा गया कि अगर आप वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे तो शायद आप मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान के वफ़ादार शहरी या लॉयल सिटीज़न नहीं हैं। बाय द वे ये वंदे मातरम जो गाना है ये संस्कृत और सिर्फ बंगाली के अंदर है, लिखा गया है। आगे इसकी अगर आपको कोई ट्रांसलेशन मिलेगी तो वो इस ट्रांसलेशन ही होगी। असल जो इसकी स्क्रिप्ट है वो संस्कृत में और बंगाली में है। उसके बाद पैरानोया अबाउट लॉ के बाद एक और जो इस तरह की चीज़ एक बैरोमीटर एक और रखते हैं जेसन स्टैनले अपनी किताब में, कि क्या ऐसी सोसाइटी के अंदर एक इनसिक्योरिटी अबाउट वुमेन या ख़वातीन के बारे में क्या कोई सेक्सुअल इनसिक्योरिटी या कोई सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स तो नहीं एग्जिस्ट करता। इसकी भी एक मिसाल इस तरह मिलती है कि जब शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई थी तो हिंदुस्तान में एक अजीब सा, आपको याद होगा, एक वबाल खड़ा हुआ था कि एक हिंदुस्तानी औरत पाकिस्तानी मर्द से कैसे शादी कर सकती है। ये कुछ इंडियन नेशनल्स ने किया था, इवन सानिया मिर्ज़ा को इस पर काफ़ी ट्रोल किया गया था, और इस पर बल्कि एक इंटरव्यू बरखा दत्त को सानिया मिर्ज़ा ने दिया जिसमें सानिया मिर्ज़ा काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। एंड इस तरह की चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं या देखने में आई हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंदुस्तान एक फासिस्ट मुल्क है या नहीं, इसके ऊपर जेसन स्टैनले ने एक और चीज़ जो बताई थी वो, तो जेसन स्टैनले की किताब हाउ फासिज्म वर्क्स के मुताबिक मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या मिसालें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक फासिस्ट सोसाइटी है या नहीं। उसके अलावा मैंने कुछ वाक़यात और 2 किताबों का भी आपको रेफरेंस दिया। अब आपकी नज़रिए में या आपकी नज़र में क्या हिंदुस्तान में फासिज्म एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो कमेंट्स में बताएं, नहीं करता तो भी बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से किसी और मुल्क में फासिज्म एग्जिस्ट करता है तो वो भी हमें बताएं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि किसी और टॉपिक पे बातचीत होनी चाहिए तो वो भी हमें कमेंट्स में बताएं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब हमें करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें फॉलो करें और हमारे कंटेंट को शेयर करें। आपकी सपोर्ट हमें इसी तरह पहुंच सकती है, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है